बहुत क्रोधित हैं क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। खैर इनकी बात लास्ट में करूंगा। संयम भी अंजना जी खो गई थी, बहुत गुस्सा थी। खैर वक्फ बोर्ड को लेकर के ना जो भ्रांतियां वो दूर करूंगा। साथ ही जो बिल पेश हुआ है ना, लोग कह रहे हैं कि भाई बेवकूफ बना दिया इस सरकार ने आप सभी को। ये चर्चा है, ये चर्चा क्यों हो रही है मैं समझाता हूं आपको। एक गजब बात बताता हूं, बहुत ही गजब। पहले 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुना है? ये कानून जो 1991 में पास हुआ था, कांग्रेस की सरकार लाई थी नरसिम्हा राव वाली। इसके तहत ये था कि कानून में काशी, मथुरा और अयोध्या को छोड़ के बाकी सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 जैसे थे वैसे ही रहेंगे, यथास्थिति कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। संभल का मामला हुआ तो आपने लेटेस्ट सुना होगा कि बीजेपी और राइट विंग वाले इस कानून का विरोध कर रहे थे। उनका क्या कहना था कि देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमाम राज्यों में मंदिरों पे बनी मस्जिदों को वापस नहीं लिया जा सकता था। वो इसे बदलना चाहते हैं, या इसको खत्म करो ताकि हम मंदिर बना सकें। याद है अब जो वक्फ बिल अभी पेश हुआ है, साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है उसमें? यह लिखा है कि सरकार के कानून के मुताबिक इस कानून के पास हो जाने से पहले की जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास थी वो उसी के पास रहेगी। कंक्लूजन ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब एक जैसा है। झटका लगा? एक और बात बताता हूं। पहले सरकार इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत लागू करना चाहती थी, लेकिन जेडीयू ने साफ बोला कि भाई हमारा वोट बैंक तो मुस्लिम भाई है, समस्या हो जाएगी, थोड़ा सा देखे क्या कर सकते हैं। अब सरकार जेडीयू की मांग के सामने सरेंडर करना पड़ा क्योंकि बिहार में चुनाव भी हैं और टिकी भी उन्हीं पर है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब साफ यह होता है कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो कोई कानून बनाया जाता है तो वह पुराने मामलों में भी लागू होगा। लेकिन अब सरकार जो बिल पेश कर रही है कर दिया, उसमें इस क्लॉज को खत्म कर दिया। यानी कि जिस तरह से आप 1947 वाले स्थिति के धार्मिक स्थलों का रूप नहीं परिवर्तित कर सकते, बदल सकते, उसी तरह 2024 से पहले की वक्फ प्रॉपर्टी का आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अगर लागू होता तो ये नजीर बनता कि भाई पुराने इस वाले केस में ये जजमेंट है और इससे मिलता जुलता केस ये वाला है, इसमें भी वही जजमेंट दिया जाए, वो नजीर काम आती। लेकिन खत्म। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आने वाले वर्षों में वक्फ ने सरकारी संपत्ति पर अपना हक जता दिया, उसकी तो जांच होगी, सरकार कह रही है। लेकिन 2024 से पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का हक बना रहेगा। यानी कि सिंपल यह है कि सरकार से की प्रॉपर्टी पर सरकार बोलेगी भाई हम हैं और ये सुरक्षित है। आम लोगों को बोला कि आप वक्फ से ही अपना निपटारा करो, इसमें हम आपको कुछ नहीं करेंगे। सिंपल। ऐसा विश्लेषण हर जगह नहीं मिलेगा। खैर इस सारी हू हल्ला में ना कुछ बातें, बहुत सारी बातें इसमें अच्छी हैं, लेकिन दो बातें इस बिल में, दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, उस पर चर्चा थोड़ी सी कम हो रही है। पहला ये कि किसी भी आदिवासी की भूमि को वक्फ भूमि घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि झारखंड और अन्य आदिवासी राज्यों में आदिवासियों की जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा नहीं हो सकेगा और आदिवासियों के हित में रक्षा होगी। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि किसी की संरक्षित स्मारक या फिर संरक्षित भूमि को वक्फ की भूमि घोषित नहीं की जा सकेगी। केवल यही नहीं, अभी तक जितने भी संरक्षित स्मारक या फिर भूमि को वक्फ भूमि घोषित किया गया है, वे सब कानून लागू होने के बाद रद्द हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जितने भी स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित घोषित हैं, उन्हें वक्फ भूमि नहीं माना जाएगा। देश भर में करीब 200 ऐसे स्मारक हैं जिन पर वक्फ ने दावा किया हुआ है। इनमें दिल्ली का पुराना किला, कुतुब मीनार, सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। इसी तरह कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मकबरा, औरंगजेब की बीवी की कब्र और गुलबर्ग किले को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, वक्फ को लेकर के काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है, तो श्याम मीरा सिंह के वो ट्वीट्स में लगा देता हूं जिन्होंने इस बात को बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। देखिए, वक्फ ट्राइब्यूनल का मालिक होता है और उसके खिलाफ किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये बात कही जाती है। ये अधकचरी बात है। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? असल में कोर्ट ही होता है, उसी तरह से काम करता है, लेकिन इन्हें खास क्षेत्र जैसे कि रेलवे, टैक्स, प्रशासन आदि के लिए बनाया जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन मामलों की सुनवाई थोड़ी जल्दी हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम पड़े। ट्राइब्यूनल बनाने का सबसे बड़ा कारण उस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी होता है। जैसे कि आम जज जो होते हैं ना, हर क्षेत्र का ज्ञान उनको नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन दे आर नॉट द एक्सपर्ट। इसलिए सरकार ट्राइब्यूनल बनाती है, जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, कस्टम ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल,
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, रेलवे ट्राइब्यूनल, ये एक्सपर्ट लोग इसमें रहते हैं। इस सरकार के द्वारा ही बनाई हुई होती है। इसी तरह सरकार ने वक्फ ट्राइब्यूनल बनाए हैं। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83 के मुताबिक वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य स्टेट जुडिशियल सर्विस से होगा, यानी सरकारी जज जो कि डिस्ट्रिक्ट, सेशंस या फिर सिविल जज से कम रैंक का नहीं होगा, वही चेयरमैन होगा। दूसरा सदस्य स्टेट सिविल सर्विस से होगा, यानी कि पीसीएस अफसर जो एडीएम से कम रैंक का नहीं होगा। तीसरा सदस्य ऐसा होगा जिसे मुस्लिम लॉ की जानकारी हो। मतलब साफ है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी ट्राइब्यूनल है, पूरी तरह से निष्पक्ष है, गैर मजहबी है, इसका मुस्लिम से कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसे कस्टम मामले में कस्टम ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वैसे ही वक्फ संपत्ति की तकनीक की वजह से इसके मामले वक्फ ट्राइब्यूनल में जाते हैं। सिंपल। दूसरी बात ये कही जाती है कि वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बात भी गलत है और झूठ है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83(9) के मुताबिक हाई कोर्ट वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले की जांच कर सकता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है या फिर नहीं। अगर हाई कोर्ट को कुछ गलत लगता है तो वो ट्राइब्यूनल के फैसले को बदल सकती है या फिर जैसा चाहे वैसा कर सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका फैसला अंतिम हो जाएगा, नहीं। यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसको पलट भी सकता है। तीसरी बात ये कही जाती है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, यानी कि जैसे स्टूडियो पे मैं बैठा हुआ हूँ वो भी, और पीड़ितों को कुछ नहीं, और पीड़ित जो है वो कुछ नहीं कर सकता। ये भी गलत है। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने गरीबी और समाज के लिए अपनी संपत्ति दान की, जिसे वक्फ कहते हैं। आज इसमें से कई संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। कोई अपनी संपत्ति दान करना चाहे तो पहले वक्फ बोर्ड और प्रशासन उसका सर्वे करते हैं। जब पक्का हो जाता है कि संपत्ति उसी व्यक्ति की है, तभी वो वक्फ के लिए होती है और वक्फ की हो जाती है। वक्फ होने के बाद वो संपत्ति अल्लाह के नाम हो जाती है। अगर किसी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो वक्फ बोर्ड का सीईओ से नोटिस भेजता है, जांच होती है जमीन वक्फ की है या फिर नहीं, दस्तावेज देखे जाते हैं। अगर वक्फ बोर्ड को ये यकीन हो जाता है कि जमीन उसकी है और उस पर कब्जा है, तो वक्फ के ट्राइब्यूनल में अर्जी देता है जो सरकार के द्वारा गठित है, ताकि कब्जा हटाया जाए। वक्फ ट्राइब्यूनल एक सरकारी कोर्ट है जिसमें सरकारी जज और अधिकारी होते हैं, कोई मुस्लिम मौलाना नहीं। ये ट्राइब्यूनल तय करता है कि जमीन वक्फ की है या फिर नहीं, उसी के हिसाब से फैसला दिया जाता है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि यार तो मनमाना फैसला है, तो आपके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। इसके एक क्लॉज में ही लिखा हुआ है। ये प्रक्रिया किसी भी धर्म की संपत्ति के लिए हो सकती है। लगभग हर जगह यही होता है। वक्फ बोर्ड वैसा ही है जैसे कि बाकी के बोर्ड होते हैं, अन्य धर्म के ट्रस्ट और कानून होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी एक्ट 1955 देख लीजिए, सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल एक्ट देख लीजिए, गुरुद्वारे कमेटी देख लीजिए, आपको वही चीज दिखाई देगी जो वक्फ में है। साफ है, जमीन वक्फ की है या नहीं ये वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता है, ना कि वक्फ बोर्ड मनमानी करता है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल पूरी तरह से सरकारी है, जैसे बाकी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, राइट। अगर आपको वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला गलत लगे तो कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जांचेगा सही है गलत है और फैसला लेगा। कुछ गड़बड़ी लगी तो बात खत्म। वैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो चुका है। नरेंद्र मोदी के लिए साबित करना क्या साबित होगा इससे? एकता, कि नरेंद्र मोदी 2.0 बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सब एक मत और एक मुश्त और एकजुट होकर के साबित कर दिया कि सरकार 2.0 मजबूत है, कोई संशय नहीं है। देखिए, बिल लोकसभा में पास हो गया, इसके पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232। कह सकते हैं कि आपने अपनी एकता दिखाई, वहीं विपक्ष ने भी अपनी एकता दिखाई। एक भी वोट किसी दूसरे पाले में नहीं गया, तो दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। खैर, आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे रील आपको दिखाई देंगी, भाषण सुनाई देंगे कि आर्टिकल 370 की तरह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है, इसकी तरह इसको याद किया जाएगा और लगातार इस पे चर्चाएं होंगी, ये मास्टर स्ट्रोक गिनाया जाएगा। खैर, ये लगातार चलता रहेगा। तो वक्फ को लेकर जो भी आपकी समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इस बिल के बारे में क्लास मुझे नहीं लगानी है, वो आप यूट्यूब पे और कहीं देख लीजिए, जो आपको कोई कहीं नहीं बताएगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। दूसरा, जब मैं अंजना कश्यप का ये डिबेट देख रहा था तो भाई साहब इतनी गहमा गहमी हो गई, अंजना कश्यप ने साफ बोल दिया चैनल से कि यार मेरी क्या मजबूरी है इस आदमी को झेलने की, आलोक शर्मा को लेकर के। इतनी बस सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि आलोक शर्मा से घबरा गए ये एंकर्स। अंजना जी का कहना है कि हर बार आप टारगेट करते चले जाते हैं, आपके और भी प्रवक्ता आते हैं वो इस तरह से बात नहीं करते हैं, आप लगातार इस तरह से बात करके जाते हैं, ये तो गलत है। ये चैनल की क्या मजबूरी है इस आदमी को बैठाने का? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, चैनल्स को सोचे। इस तरह से बात अंजना कश्यप ने बड़े ही तेवर के साथ कही। पहली बार मैंने अंजना कश्यप को गुस्सा नहीं, मतलब इस तरह से गुस्सा और होकर के टारगेट करके और इस तरह से ऑन एयर बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। एक क्लिप आप देख लीजिए, बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि क्या अंजना कश्यप का ये तेवर
आपको जचा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। ये खबर बताते हैं क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता, मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने क्या है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका, सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शिकायत अपनी जगह होती है।